हेलो गाइस, लर्निंग बाय आरक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 13 चैप्टर अपने कवर कर लिए थे पीएमएफआईएस की बुक से। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 14th चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 14th चैप्टर है वाटर पॉल्यूशन में उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे हम इस चैप्टर में। तो पहला हमारा वाटर पॉल्यूशन है क्या, हम वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने बाकी पॉल्यूशन के केस में डेफिनेशन देखी थी, उसकी इसकी भी डेफिनेशन सेम ही है ऑलमोस्ट। that it is presence of undesirable substances, pollutants in water, such as organic, inorganic, biological, radiological, heat, which degrades water quality so that it becomes unfit for use। है ना। मतलब किसी भी ऐसी चीज़ का प्रेजेंस होना इस अमाउंट में, किसी भी अमाउंट में, कि वो वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर दे या फिर अनफिट बना दे यूज़ करने के लिए, हम उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। है ना। ये कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक चीज़ हो सकती है, इनऑर्गेनिक चीज़ हो सकती है, रेडियोलॉजिकल चीज़ हो सकती है, या हीट भी हो सकती है कि गर्म पानी डाल दिया थोड़ी सी पानी वाले एरिया में, हीट के कारण वहाँ पे जो पानी की क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई। है ना। तो हीट भी एक पॉल्यूशन के तौर पे काम करती है। फिर नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं हमारे वाटर पॉल्यूशन के, ये उसमें आएगा सॉइल इरोशन, लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक। तो आपको पता होगा रॉक से मिनरल्स हमारे लीच भी करते हैं। एक तो दो रीजंस होते हैं इसके, एक तो नॉर्मली एसिड रेन से डाइल्यूट होते होते करेंगे, और दूसरा हवा के उससे टूटते रहेंगे। है ना। तो वो छोटे फॉर्म में लीच करते हुए पानी में पहुंचते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन उससे भी हो सकता है। उसके साथ साथ डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर वाटर पॉल्यूशन को हम दो टाइप से डिफाइन भी कर सकते हैं या फिर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा डिफ्यूज्ड सोर्सेस, और दूसरा होता है हमारा पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं कि सपोज करिए ये रिवर हमारी बह रही है ना। तो अगर कोई एक नाला आ रहा है जो पानी यहाँ पॉल्यूशन गंदगी छोड़ रहा है, सिर्फ एक नाले से अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। है ना। इस वाले केस में अगर हमें सपोज करिए वाटर पोल्यूशन कम करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम नाले को डाइवर्ट कर देंगे कहीं और, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। है ना। फिर उससे ट्रीटेड पानी को छोड़ देंगे। तो इस केस में कंट्रोल करना इजी है पॉइंट सोर्स के केसेस में। लेकिन जब डिफ्यूज्ड सोर्सेज के केस में आता है, उस केस में सपोज करिए कोई एरिया है बहुत बड़ा मिट्टी से लगा हुआ जो नदी के किनारे है, और कई जगह से पॉल्यूशन लीच करता है ऐसे बहुत बड़े एरिया में। है ना। तो अब आप छोटे छोटे लेवल पे ऐसे लगा भी नहीं सकते कंट्रोल मेजर। है ना। जब बहुत बड़े स्केल पे ये हो जाता है तो हम इसको डिफ्यूज सोर्सेज बोलते हैं, और डिफ्यूज सोर्सेज आर हार्डर टू कंट्रोल। इसमें गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्विंग द वाटर क्वालिटी। है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब हम पॉइंट सोर्स की पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल गवर्नमेंट के लिए भी और आइडेंटिफाई करने के पर्पज से भी। लेकिन डिफ्यूज सोर्सेज में हमें बहुत बार पता भी नहीं चलता किधर से आ रहा है पॉल्यूशन, और जब आता भी है तो इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में लीच करता है वो रिवर्स में, और इतने लार्ज स्केल में कि इट बिकम्स वेरी हार्ड या फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो डिफ्यूज सोर्सेज के एग्जांपल क्या हैं। रन ऑफ हो सकता है एग्रीकल्चरल फील्ड से, सपोज करिए बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल फील्ड है नदी के किनारे, और उसी से पानी निकल के फर्टिलाइजर वाला या फिर जो भी है इधर आता है। ग्रेजिंग हो सकता है, ग्रेजिंग लैंड, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो सकती हैं, उसका वेस्ट गिर सकता है, अबैंडन माइन हो सकते हैं, पिट हो सकते हैं। है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्राइटेरिया हैं हमारे, जो पॉल्यूशन कितना है किसी पानी में उसको नापने के लिए। तो इसमें हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का। तो आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन मिलती है हमको। है ना। तो हमारी एटमॉस्फेयर में कितनी है, 21% के अराउंड है, तो काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। लेकिन जब हम वाटर के केस में आते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन के केस में, उस केस में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, अराउंड 1%। है ना। तो वाटर में कितनी होती है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, 1% के अराउंड। तो आप देख सकते हैं इसीलिए बहुत एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और इसमें अगर थोड़ी भी डिफरेंस आता है तो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। है ना। तो किसी पानी में कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको हम नाप के थोड़ी आइडिया लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। है ना। तो ये कम ज़्यादा होता कैसे है, जो हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं पानी के अंदर, ये डीओ कंटेंट को, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट है, उसको कम करते रहते हैं। कैसे कम होता है, हाई डिकम्पोजिशन रेट और O2 कंजप्शन। तो इसको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अगर सपोज करिए कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे अगर हमारा वाटर है तो यहाँ प्लांट्स भी लगे होंगे, राइट। ऐसे पत्तियाँ उसकी मान सकते हैं हम। और इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर पड़े होंगे यहाँ पे, जैसे सपोज करिए कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी प्लांट है जिसकी डेथ हो गई है। है ना। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, वो बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए
ऑक्सीजन तो उनको चाहिए है ना, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करते रहते हैं। तो वो ऑक्सीजन पानी से लेके जो वाटर की ऑक्सीजन है उसको कम करते रहते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में सब ठीक रहता है, क्यों? क्योंकि ये पानी खुला हुआ है एटमॉस्फेयर पे, तो ऊपर से जो हमारी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन है वो मिलती रहती है पानी में, तो ये लेवल बना रहता है। लेकिन सपोज करिए पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सपोज करिए पूरी लेयर यहाँ पे बन गई प्लांट्स की, है ना, कहीं कहीं प्लांट में आपने देखा होगा पॉन्डों में कि पूरे यहाँ पौधे लग गए, तो ये ब्लॉक हो गई बेसिकली, है ना, जितनी फ्रीली पहले डिजॉल्व हो पा रही थी अब नहीं होगी। या कोई आइस की लेयर बन गई यहाँ पे, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि रेस्पिरेशन तो यहाँ चालू रहेगा, है ना, नीचे जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करते रहेंगे, लेकिन ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, उस केस में क्या होगा, डेफिशिएंसी आ जाती है। सो इसीलिए हाई डिकम्पोजिशन रेट है अगर कहीं पे, या फिर O2 कंजप्शन ज़्यादा है, तो उस केस में जो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सरफेस टर्बुलेंस हो गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो गई पानी के अंदर, O2 कंजप्शन बाई ऑर्गेनिज्म हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स है ना जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। अब पॉल्यूशन का लेवल क्या कंसिडर किया जाता है? अगर हमारी 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गई डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो हम उस पानी को क्या बोलते हैं? कंटेमिनेटेड। और अगर कोई पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम चली गई, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? हाईली पॉल्यूटेड। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया पॉल्यूशन लोड को नापने का। अब हम आगे चलते हैं। देन हमारा सेकंड क्राइटेरिया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का। तो जितने हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जो डिकम्पोज भी होते हैं, नॉन डिकम्पोजेबल भी हैं, उनकी जो पॉल्यूशन, उनके द्वारा पॉल्यूशन जो होता है वाटर बॉडी में, उसको हम नापते कैसे हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के केस में, है ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय अ बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। तो ये किस में मेजर की जाती है? मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, है ना। फिर हायर वैल्यू ऑफ बीओडी क्या इंडिकेट करती है? हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। और लो कंटेंट ऑफ वाटर, लो डीओ कंटेंट मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट। तो पॉल्यूशन तो इससे भी होगा, भले कोई डिकम्पोजेबल चीज़ है या फिर बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, जैसे लकड़ी हो गई हमारी, वो डिकम्पोज हो जाती है या बायोडिग्रेड हो जाती है ना, ओवर द टाइम। बट जब इनिशियली ऐड की जाएगी या फिर प्लांट्स ही डेड होके गिर रहे हैं पॉन्ड में, अगर इसका पूरा कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इवेंचुअली वो भी एक पॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ की वाटर क्वालिटी खता खता ख़राब कर दी हमने, और वहाँ पे अनफिट बना दिया उस वाटर क्वालिटी को। तो वो भी एक पॉल्यूशन की डेफिनेशन में आ जाता है। फिर यहाँ पे बीओडी लेवल और वाटर क्वालिटी का रिलेशन देख सकते हैं आप। तो अगर 1-2 मिलीग्राम पर लीटर में है तो वेरी गुड है, 3 से 5 है फेयर है, 6-9 में है पुअर है, यहाँ पे 10 है और मोर होगा, इन्होंने गलती कर दी है लिखने में, वेरी पुअर आएगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो बीओडी है हमारा, उससे एक बेटर क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि हम बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक जो हमारा वेस्ट होता है उसका बस नापते हैं, है ना, उसके द्वारा कितना पॉल्यूशन हो रहा है वो बस देखते हैं। इसमें भी जो स्पेसिफिकली बायोडिग्रेड हो रहा है उसको देखते हैं ऑर्गेनिक में भी। तो उससे बेटर क्राइटेरिया क्या है हमारा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये है क्या बेसिकली? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर सैंपल। तो इसमें आप सारे आ जाते हैं। तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए इन पार्ट्स पर मिलियन टू ऑक्सीडाइज्ड समथिंग, है ना, किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उससे आप उसको आप क्या बोलते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये भी एक पैरामीटर है क्या नापने का? पॉल्यूशन लेवल इन वाटर। तो आपको ये डेफिनेशंस को याद रखना है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, तो इनके डिफरेंस डेफिनेशन वाइज आप याद रखेंगे, है ना। फिर यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर। तो पहला ऑप्शन है हमारा मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, नहीं। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नहीं। पॉल्यूशन ऐसे इन इकोस एक्वेटिक इकोसिस्टम, यस हो सकता है। एसेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, तो ये भी नहीं होगा। तो इस केस में हमारा बेस्ट क्या है आंसर? ऑप्शन सी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो कौन कौन से कॉज है वाटर पॉल्यूशन के? तो हमारा इसमें पहला कॉज है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम की हो गई, पेपर मैन्युफैक्चरिंग की हो गई, मेटल एक्सट्रैक्शन की हो गई, या प्रोसेसिंग की हो गई, या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की हो गई। तो इनके यहाँ से वेस्ट निकलता है बहुत बार। तो इस वेस्ट में बहुत बार हैवी मेटल्स भी होते हैं, है ना, जैसे मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक। तो ये सारे क्या मिलते हैं कई बार जब बिना ट्रीटेड वाला वेस्ट छोड़ देते हैं ये लोग नदियों में या
किसी स्ट्रीम या नाले में, तो वो जाके अल्टीमेटली पानी में मिलता है और कंटामिनेट करता है ना। तो हमारा जो सरफेस वाटर भी है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा कंटामिनेंट है? आयरन, है ना। उसके बाद और कंटामिनेंट कौन कौन से हैं? लेड हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम और कॉपर। तो ये कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं? ये सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी डाटा दिया गया है। मानसून पीरियड में कौन कौन से केमिकल्स हैं आप देख सकते हैं, या मेटल्स हैं? तो आयरन हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम है, कॉपर है ना। इसके साथ साथ नॉन मानसून पीरियड में लेड, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, कॉपर। फिर प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हैवी मेटल्स के पॉल्यूशन के? तो इसमें माइनिंग आएगा, आपका प्लेटिंग आ गया, सरफेस फिशिंग इंडस्ट्रीज आ गया, है ना। और ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, इनके एक्सपोजर से हमको बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे आप देख सकते हैं, फिजिकल, मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव प्रोसेस हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर इसके बाद है थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, चाहे थर्मल हो चाहे न्यूक्लियर हो, इसमें हीटिंग के थ्रू ये लोग भाप बनाते हैं, राइट। न्यूक्लियर हो चाहे थर्मल, इसमें कोयला जलाएंगे, उससे स्टीम बना के हमारा टरबाइन चलता है। सिमिलरली प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। लेकिन उसको कूल करने के लिए बहुत सारा पानी यूज़ होता है। तो अगर यही पानी बिना ठंडा किए रिवर्स या स्ट्रीम में डाल दे, तो वहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्योंकि जो हमारी फिशेज होती हैं, उनमें टॉलरेंस नहीं होती, मतलब हल्का सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो उनकी डेथ होने लगती है। इसीलिए बहुत ही खतरनाक है ये अपने आप में। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी पानी का, तो जो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी साथ साथ में डिक्रीज होती है, क्योंकि वार्म वाटर की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि ज़्यादा टेम्परेचर वो सह नहीं सकते। इसके बाद से जो न्यूक्लियर हमारे पावर प्लांट्स हैं, उनमें न्यूक्लियर लीकेज का भी खतरा होता है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होती हैं उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो अगर उसमें कोई भी डैमेज आ गया, कैसे भी कुछ फॉल आउट हो गया, जैसे यहाँ पे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में दिया हुआ है, ये जापान में हुआ था। और यहाँ पे बेसिकली हुआ था क्या था कि अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, जिसके कारण ये डैमेज हो गया था, है ना। तो ये समुद्र के किनारे ही है, उसके कारण बहुत सारा रेडिएशन वाला जो मटेरियल है वो पानी में मिल गया था हमारे। तो इसीलिए ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी हमारे वाटर बॉडीज़ का हो सकता है। और रेडिएशन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इससे म्यूटेशन हो सकती है डीएनए की, है ना। और ये म्यूटेशन अगर रिपेयर नहीं हो पाई तो समटाइम इससे कैंसर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन टेंड्स टू बी अब्जॉर्ब बाय द थायराइड ग्लैंड एंड कैन कॉज थायराइड कैंसर। फिर रेडियो एक्टिव रेडॉन जो है, उससे लंग कैंसर हो सकता है। यूरेनियम जो वाटर में मिलता है, उससे किडनी कैंसर हो सकता है। तो अपने आप में ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर इसके बाद है माइनिंग। तो आपको पता होगा माइनिंग बहुत, एक तो ओपन पिट माइनिंग होती है, तो ऐसे नीचे खनते खनते बहुत नीचे तक चले जाते हैं ये लोग, राइट। ऐसे 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 ऐसे। और दूसरी होती है हमारी अंडरग्राउंड वाली, जैसे ये अगर सॉइल है तो यहाँ नीचे ऐसे सुरंग बना के ऐसे नीचे चले जाएंगे। तो दो टाइप की है, लेकिन इन दोनों में होता क्या है कि बहुत सारा पानी यूज़ होता है प्रोसेसिंग के लिए। जैसे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हो रही है, या माइन को कूल करना है, उसके लिए पानी यूज़ करते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उस केस में भी पानी यूज़ होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। साइनाइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मरकरी हो गया। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा नीचे यूज़ होता है, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि ये ग्राउंड वाटर में लीच कर सकता है ना, ये पॉल्यूटेंट्स जितना भी है हमारा। साथ साथ में अगर यहाँ पे रेन भर के कोई तालाब भी बन जाएगा एट लेटर स्टेजेस, उस केस में भी वो एक पॉल्यूटेड तालाब ही बनेगा। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में देखेंगे, बहुत सारी जो माइंस है छोड़ दी गई है, वो बाद में ऐसे ही एरिया में कन्वर्ट हो जाती है जहाँ पे पॉन्ड तो बना हुआ है, लेकिन उसका पानी किसी के यूज़ के लायक नहीं है, क्योंकि हैविली पॉल्यूटेड है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर कंजप्शन ऑफ माइनिंग। तो 1 टन ऑफ कोल निकालने के लिए 15 क्यूबिक मीटर वाटर लगता है। 1 टन निकल निकालने के लिए 376 क्यूबिक मीटर लगता है। और 1 टन गोल्ड निकालने के लिए 2.5 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर का उपयोग होता है। तो यह भी अपने आप में बहुत इंसेन है। फिर इसके बाद है हमारा एसिड रॉक ड्रेनेज। तो ये एक बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फाइड्स इन द रॉक आर एक्सपोज टू वाटर। तो इससे भी क्या हो सकता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेमिनेशन है वाटर में इंक्रीज हो सकता है ना। अब हम आगे चलते हैं। फिर यही जो हमारा एसिड रॉक ड्रेनेज है, एआरडी, यही जब बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है या बड़े स्केल पे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एएमडी, एसिड माइन ड्रेनेज, है ना। इसके साथ साथ जब किसी भी पानी की अगर एसिडिटी बहुत गिर जाती है, उस केस में क्या होता है, एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। सो बेसिकली इनका क्या होता है, ये एसिडिक वाटर को लव करते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो जैसे ही पानी का लेवल एक पॉइंट के बाद एसिडिक हुआ, इनका ऑक्सीडेशन करने का और एसिडिफिकेशन करने का प्रोसेस बढ़ जाता है।
तो जिसके कारण क्या होता है, और भी ज़्यादा जो हमारे वेस्ट हैं वो लीच करके पानियों में जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थियोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस के बारे में। इट इज़ अ हाईली एसिडोफिलिक, मतलब इसको पीएच 1.5 से 2 के बीच चाहिए। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयरन और रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड से। फिर इन्हीं रॉक से जब आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, लेड या सिल्वर जाके पानी में मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल पॉल्यूशन। तो यूजली एसिडिक वाटर में आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी ये लीचिंग वाली कंडीशन है, जो हमारे केमिकल्स का मिलना, जो हमारे मेटल्स हैं इनका मिलना पानी में, ये बढ़ जाती है जब हमारा पानी एसिडिक होता है ना। इसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन। तो आपको पता होगा ये पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलता है, हर दूसरे दिन आपको ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी कि टैप वाटर में गंदा पानी आ रहा है, या आप ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं तो उसमें बदबू आ रही है। कई कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि पेट्रोल जो है ना, नीचे टंकी होती है पेट्रोल पंप के, उससे पेट्रोल लीक करके ग्राउंड वाटर में मिल रहा है, तो आसपास के लोग जब निकाल रहे हैं उसमें पेट्रोल की बदबू आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, राइट। तो मेजॉरिटी हमारे इंडिया में पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं ग्राउंड वाटर के केस में, फ्लोराइड्स होंगे, यूरेनियम होंगे, हैवी मेटल्स होते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे नाइट्रेट हैं, फॉस्फेट्स हैं। तो ये अलग अलग क्वांटिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया के रूरल पार्ट में सबसे ज़्यादा कंटेमिनेंट कौन है, सबसे बड़ा वाला आयरन। इसके बाद सैलिनिटी है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है। तो इन सारे केमिकल्स के या पॉल्यूटेंट्स के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं, एक एक करके हम इसको बाद में देखेंगे। तो राजस्थान जो है हमारा, उसका हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल हैबिटेशन है जो सैलिनिटी से अफेक्टेड है। और आर्सेनिक और आयरन के पोल्यूशन में वेस्ट बंगाल और आसाम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ना। अब देखते हैं एक एक करके पॉल्यूटेंट्स को, और इनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में वो देखते हैं। तो जो हमारे नाइट्रेट्स होते हैं ना, जब ये एक्सेस क्वांटिटी में पानी में मिल जाएं और हम इनको ड्रिंक कर लें, तो उस केस में होता क्या है, ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से मिलकर, जो हमारे ब्लड में होता है, एक नॉन फंक्शनल मिथैमोग्लोबिन बना लेते हैं। सो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है लंग से और पूरे बॉडी में ले जाता है ना, ब्लड के थ्रू हमारे। लेकिन जो ये मीथेमोग्लोबिन होता है, इसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती ऑक्सीजन बाइंडिंग की। तो उस केस में होगा क्या कि आपके जो हीमोग्लोबिन थे ये इसमें कन्वर्ट हो गए। आप अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो बॉडी हमारी क्या, ब्लू भी टर्न होने लगती है। तो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, और इसको बीमारी को क्या बोलते हैं, मिथैमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं। फिर जो हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है हमारी बॉडी में। दे कैन ऑल्सो एक्सेलरेट यूट्रोफिकेशन, अगर किसी बॉडी में मिल जाए तो यूट्रोफिकेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ट्रेस मेटल्स हैं, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकल, तो इनसे भी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हमारी बॉडी में रहती है। इसके बाद है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक बेसिकली एक टेस्टलेस, ओडोरलेस कार्सिनोजन है, मतलब इससे कैंसर होता है हमको। ह्यूमंस के लिए हाईली पॉइजनस है। हालांकि मोस्टली मोस्टली आपको ये नेचुरली देखने को मिलेगा, लेकिन ह्यूमन मेड वाला भी आर्सेनिक अब ईजिली पानी या वाटर बॉडीज़ में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पे ह्यूमन मेड या फिर इनऑर्गेनिक आर्सेनिक हम उपयोग करते हैं, और यहीं से लीच करके कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में। तो आप देख सकते हैं यूएस, इंडिया, चाइना, मैक्सिको में हाईएस्ट लेवल्स ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर आपको देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया में भी कहाँ देखने को मिलता है, गंगा का जो डेल्टा है पूरा, ये ऊपर वाली बेल्ट है हमारी, यहाँ पे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर आर्सेनिक से होता क्या है, ब्लैक फुट डिसीज़। तो इसमें ब्लैक फुट डिसीज़ में क्या होता है, ब्लड वेसल्स इन लोअर लिम्स आर सेवेरली डैमेज। उसके कारण क्या होता है, एक गैंग्रीन नाम की बीमारी होने हो जाती है, जिसके कारण आपका बॉडी पार्ट काटना पड़ता है, वो सड़ने लगता है, मतलब है ना, जैसे पैर है ये, तो यहाँ की नस खराब हो गई तो ब्लड नहीं आ रहा है, तो ये सड़ने लगेगा, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, काट देते हैं उसको, टू सेव योर रेस्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे करके। आर्सेनिक से डायरिया और लंग और स्किन कैंसर भी हो सकता है ना। तो यूजुअली होता कब है ये, जब आप हाई लेवल्स ऑफ और आर्सेनिक को कंज्यूम कर लेते हो, है ना, तो उससे मेलानोसिस भी हो सकता है, केराटोसिस हो सकता है। तो अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, कि सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्रीज अफेक्टेड है इससे, जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, और कौन सी बीमारी हो रही है, ब्लैक फुट डिसीज जैसे इससे रिलेटेड है ना। नाइट्रेट्स के केस में हमने ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम पढ़ लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे और दो बीमारियाँ लिखी हुई हैं, मेलानोसिस और केराटोसिस, तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, रूरल हैबिटेशंस विथ वाटर क्वालिटी इशूज, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद है हमारा फ्लोराइड। तो फ्लोराइड से कौन सी बीमारी होती है, हमारी फ्लोरोसिस, है ना। तो ये कब होती है, जब आप हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड कंटेंट वाला वाटर पी लेंगे तब हो जाती है ऐसी बीमारी।
और इससे होता क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, तो न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, टूथ डिफॉर्मिटी होती है, हार्डनिंग ऑफ बोन्स हो गया, स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं। और इससे एक फेमस बीमारी क्या होती है, नॉक नी सिंड्रोम। तो आपको याद रखना है फ्लोराइड से क्या रिलेटेड है, नॉक नी सिंड्रोम। फिर यूरेनियम कंटेमिनेशन भी है इसके बाद। तो इसमें मेनली आपको याद क्या रखना है कि ये किडनी को बहुत तेज़ी से डैमेज करता है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी होती है, किडनी कैंसर भी हो सकता है इससे, है ना। तो इसकी बीमारी आपको याद रखना है। यूरेनियम बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना। फिर ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में कहाँ है मिलता है ये, अलूवियल एक्विफायर्स में। सदर्न स्टेट जैसे तेलंगाना तेलंगाना हो गया, यहाँ क्रिस्टलाइन रॉक्स हो गई जो ग्रेनाइट है, वहाँ से इसका सोर्स होता है। तो आपको सोर्स भी थोड़ी थोड़ी याद रखना है, अगर याद रख पाए तो, कि कहाँ से ये ऐड हो रहा है बेसिकली हमारी वाटर बॉडीज़ में। फिर आप देख सकते हैं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यहाँ से भी थोड़ी लीक कर गया था, है ना। तो इंडस्ट्रीज से तो लीक कर ही रहा है, नेचुरली भी लीक कर रहा है। तो ये सोर्सेज आपको याद रखने पड़ेंगे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी बीमारी कॉज करता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में। कौन सी गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू यूरेनियम पॉइजनिंग या फिर यूरेनियम पॉल्यूशन। तो यूरेनियम के लिए अलग से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। हमारे यहाँ अल्फा और बीटा एमिटर्स के लिमिट बस बना दिए गए हैं, उसी में ये भी कवर हो जाता है, राइट। तो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एक ही लिमिट्स बनाए गए हैं इंडिया में, अलग से यूरेनियम की एग्जिस्ट नहीं करती। फिर इसके बाद है रेडियो एक्टिव रेडॉन। तो रेडियो एक्टिव रेडॉन से हो क्या रहा है, लंग टिश्यू में डैमेज हो रहा है, लंग कैंसर हो सकता है। फिर रेडॉन आती कहाँ से, हमारी रेडियो एक्टिव ग्रेनाइट से आती है, राइट। उसके साथ साथ यूरेनियम के डीके से भी आती है। जो यूरेनियम का डीके होता है उसमें रेडियम और रेडॉन दोनों निकलते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसके सोर्सेस को आपको याद रखना है, साथ साथ इससे क्या क्या बीमारी होती है ना। फिर इसके बाद है हमारा फ्रेश वाटर सेलिनाइजेशन सिंड्रोम। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपकी कोई रिवर है सपोज करिए, वहाँ पे अगर आके कोई सैल्टी वाटर मिलने लगे, है ना, किसी भी तरीके से, मान लीजिए समुद्र है, वहाँ का पानी यहाँ कैसे डाइवर्ट होके आ गया, जिसके कारण जो फ्रेश वाटर था वो भी सेलाइन बनने लगा, मतलब वहाँ पे भी सैल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉल्यूशन है। हालांकि नेचुरल लेवल पे ये कम होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये एंथ्रोपोजेनिक नेचर का होता है, जैसे ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन के समय हो सकता है। रोड सैल्ट फॉर डी आइसिंग, इसका मतलब होता है कि जो हमारे माउंटेन वाले एरिया हैं, है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, और या फिर जो दूसरे नेशन भी हैं वेस्टर्न नेशन, वो लोग क्या करते हैं, जब रोडों में वो जम जाता है ना आइस, तो उसमें सैल्ट गिराते हैं पिघलाने को, उस आइल को, आइस को, है ना। तो उस केस में क्या होता है, ये सैल्ट भी सारा बह के कहाँ जा सकता है, वाटर बॉडीज़ में जा सकता है एट द एंड। तो उससे सैलिनिटी बढ़ेगी, है ना। फिर इसके बाद सी लेवल राइज, सैल्ट वाटर इंट्रूशन हो गया। फिर ह्यूमन एक्सीलरेटेड वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल हो गई। तो इसके कारण क्या होता है, फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम बढ़ता है। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आर्सेनिक हमने देखा, फ्लोराइड हमने देखा, और यूरेनियम भी हमने देखा। सॉर्बिटॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों नहीं है, ये एयर पोल्यूशन में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 3 एंड 5 ओनली। तो इस वीडियो में यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।